गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। जस्ट 55 डेज लेफ्ट एंड सब लोग बहुत अच्छे से अपनी चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। कंसेप्ट रिवीजन पे ज्यादा फोकस होगा क्योंकि इस टाइम पे हमारा फोकस रिवीजन पे ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो ये जो हमारी सेशन है रैपिड एमसी सीरीज का, इसका भी मेन मोटिव यही है कि 25 मिनट्स के अंदर 20 to 25 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम कर सकें ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट कम हो एंड चीजें हम ज्यादा कवर कर सकें। प्रॉब्लम होता है क्या है, जब हम किसी एमसीक्यू को सोने बैठते हैं तो हम सिर्फ उसके आंसर पे फोकस करते हैं, रेदर देन हम ये फोकस करना भूल जाते हैं कि जो आंसर गलत है वो सही कैसे हो सकता था। तो इस एमसीक्यू सीरीज का बेसिक मेन मोटिव वही है कि हम जो आंसर हैं उनको चेक करेंगे कि वो गलत क्यों है, उसमें अगर ये चीज होती तो सही हो जाता। राइट, क्योंकि यूपीएससी की जो प्ले है वो हमें ऐसे ही देखने को मिलती है, वो काफी बार गलत ऑप्शंस को उठा के नेक्स्ट टाइम पूछ लेती है। राइट, क्वेश्चन को घुमा फिरा के सेम चीज होंगी, वही सारी चीजें होंगी, बट जो क्वेश्चंस का जो मेन मोटिव होता है वो चेंज कर देती है। राइट, तो आई होप आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि अभी ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है एंड मॉक्स का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहा था कि भाई आज हम पार्लियामेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम पार्लियामेंट देखेंगे आज। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जब हम पार्लियामेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से पार्ट में मेंशन है? ठीक है, कमेंट से में आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पार्लियामेंट टॉपिक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है। जब तक मैं बता देता हूँ आपको, पार्ट 5 में ये हमें देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ये देखने को मिलता है। एंड फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 122 आर्टिकल्स हम इस डील करेंगे। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे 79 से लेके 122 आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे प्रोविजन एक दूसरे से लिंक देखने को दिख जाते हैं हमें। राइट, तो कहीं होगा कि भाई हम आर्टिकल 249 को कंसीडर करेंगे, आर्टिकल 239 को भी कंसीडर करेंगे, तो ऐसी चीजों को कंसीडर मतलब इंटरलिंक करते हुए चलेंगे ताकि हमारी मेंस की भी यहाँ से होती रहे। ठीक है, तो जो जब हम पार्लियामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, देखो पार्लियामेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, राजनीति। बेसिकली अगर हमसे कोई पार्लियामेंट के बारे में बात करे एंड कल को हम कोई पूछ ले कि भाई व्हाट एग्जैक्टली पार्लियामेंट कंसिस्ट हो, पार्लियामेंट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, तो एटलीस्ट हमें हमारे पास आंसर तो चाहिए ना उस चीज का। देखो पार्लियामेंट के अंदर तीन लोग होते हैं, है ना। एक तो चलो राज्यसभा हो गई। अच्छा, ये जो नेम है राज्यसभा और लोकसभा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कब अडॉप्ट हुए थे, क्योंकि पहले तो इनको हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है, जो कि राज्यसभा है, एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है, जो कि लोअर हाउस है। चलो, ये हिंदी नेम्स कब अडॉप्ट हुए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एंड ये जो तीसरा तीसरा पर्सन है ये कौन होता है, क्योंकि भाई हमने तो पार्लियामेंट की जब भी बात करी है तो हमने तो लोकसभा और राज्यसभा ही दिखा है, इनके अंदर के मिनिस्टर्स देख लिए। तीसरा पार्ट है हमारा इसका प्रेसिडेंट। आप भूल गए प्रेसिडेंट को, आप भूल कैसे भूल सकते हो, भाई हमारी स्टेट का हेड है। देखो, तीसरा पार्ट इसका है प्रेसिडेंट। राइट, इंटीग्रल पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का लेकिन पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में क्राउन है, वहां पे भी तो वहां पे भी तो डिवीजन हमें तीन पार्ट्स में देखने को मिलता है। सेम डिवीजन हमारा इंडिया का है, बस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा अलग है। अब क्योंकि हम चीजों को ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें क्लास की बात होती है कि भाई क्लास में हमारे पास टाइम होता है इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ चीजों को डिटेल में जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि सेशन इंटरेक्टिव हो जाए। यहाँ पे तो हमारा मेन मोटिव है भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है डेडलॉक के ऊपर। अब भाई शुरुआत ही तुमने लड़ाई से करवा दी। 2011 का क्वेश्चन है ये, डेडलॉक से रिलेटेड। अब भाई डेडलॉक आ गया। डेडलॉक का बेसिक सा मतलब आप लोगों को पता होगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों पार्लियामेंट टॉपिक रिवाइज करा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो डेडलॉक आया लोकसभा के बीच में और राज्यसभा के बीच में, तो एक ज्वाइंट सिटिंग को लाई गई, दोनों के बीच में आपसी मुठभेड़ हुआ, भाई उसने बिल पास कर लिया, उन्होंने नहीं करा।
वो चाहते हैं कि वो बिल पास कर दे। अब वो कह रहे हैं पास कर रहे, तो वो कह रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा। तो एक डेडलॉक हो गया, तो भाई ज्वाइंट सिटिंग बुला दी। ये बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेटी ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो किस टाइम पे बुलाई जाती है? जब भी हमने डेडलॉक पढ़ा होगा, तो हमने देखा होगा कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के टाइम पे बुलाई जाती है। मनी बिल की अगर हम बात करेंगे, तो मनी बिल के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सभा के पास, मतलब लोकसभा की जब हम बात करें, तो मनी बिल के टाइम पे लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होती है। ठीक है, ओवरराइडिंग पावर्स होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब ऑर्डिनरी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, सिर्फ उसी टाइम पे ये जो है ज्वाइंट बुलाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए दोनों ही हाउसेस में अलग अलग बिल करे जाते हैं सेपरेट बेसिस पे। तो स्टेटमेंट उसने मुझसे पूछा क्या है, पहले तो मैं वो देखता हूँ। उनने मुझसे करेक्ट आंसर पूछा, तीन में से सिर्फ एक ही सही है। वो कौन सा? पहले वाला। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्यों आया। ठीक है, अगर हम इस चीज की डिटेल में चले तो हमारा एक ही क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट खा लेगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन पे कम से कम टाइम को लगाएं एंड मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करके चलें। अच्छा, सेकंड, एनुअल यूनियन बजट। एनुअल यूनियन बजट से रिलेटेड बात क्वेश्चन है। इट इज नॉट पास बाय द लोकसभा। अगर लोकसभा से वो पास नहीं होता है, क्या होगा? देखो, अगर यूनियन बजट लोकसभा से पास नहीं होगा ना, तो ये कंसीडर करा जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो वहां की गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में नहीं है। और मेजोरिटी है तो प्राइम मिनिस्टर जो है रेजिग्नेशन सबमिट कर देंगे अपनी पूरी काउंसिल का। राइट? तो कहीं पे ऐसा कोई स्टेटमेंट दिख रहा है बजट इज मॉडिफाइड? ऐसा कुछ नहीं होता है। बजट इज रेफर टू द राज्यसभा। क्यों भाई? यूनियन प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन करेगी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो ऑप्शन नंबर डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन टू द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट? कहेगा कि अगर यूनियन बजट पास नहीं होता है तो क्या होता है? देखो 2012 का ही क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से लेके आया क्वेश्चन। यूपीएससी ने पूछा, अब आप कहोगे कि भाई इतने आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। बिल्कुल पूछती है। यही तो है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, इन्हीं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को रीअरेंज कर देगी। क्वेश्चंस के जो है एक अच्छे अच्छे भारी भारी भरकम भरकम वर्ड्स ले आएगी नहीं जगह, और उन्हीं को आपके सामने पेश कर देगी। और आप कहोगे कि भाई ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे कि भाई ये क्वेश्चन करंट अफेयर में देखने को नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सारी चीजें आपको उस चीज का मतलब नहीं पता था। अगर आपको उस चीज का मतलब नहीं समझ में आया, आप हिंदी वाला जो है ना उसको रेफर करो थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी। ये तरीका होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो जी, कंसीडर करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। आपको क्या लगता है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंटर में, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? इन वर्ड्स पे फोकस करो, पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट में ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? भाई नहीं है। खाली लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंटर में, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा एज अ होल पार्लियामेंट के लिए नहीं है। तो स्टेट हो गई हमारी गलत। दूसरा, कहां पे देखने को मिला? आर्टिकल 75 क्लोज 3। दूसरा, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली राइट, 75 क्लोज 2। तीसरा, the prime minister shall communicate to the president about the proposal for legislation। इसका आर्टिकल आप बताओगे, मैं हिंट दे देता हूँ, क्लोज ए आएगा। ठीक है, चलो एक और हिंट दे देता हूँ, लास्ट में 8 आएगा। अब आगे तो आप बताए दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। एग्जैक्टली, आर्टिकल 78 क्लोज ए कहता है कि ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो सारे डिसीजंस जो हैं जो लिए जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बिल्कुल सही। उसने पूछा क्या हमसे? करेक्ट। अरे भाई, जब करेक्ट पूछा हमने तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ ली, हम बता। वो सिर्फ यहाँ पे खेला था बस। स्टेटमेंट 1 गलत है, जहां पे 1 लिखे काट दो, ऑटोमेटिकली आंसर पॉइंट 3 सही आ गया। यहीं पे खेला था वो बस, इससे ज्यादा उसको कुछ भी को नहीं पता था। वो हमें तो क्या ही बताता। चलो, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? पहली चीज, प्लेस
इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। अरे भाई तुमने लोगों की लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो हमारी प्रियम्बल का क्या मतलब रहा? यहाँ पे लिबर्टी की बात करी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सारी चीजें कहाँ गई? तो भाई ये काम नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का उल्टा काम होता है इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से रोकना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। उसने पूछा क्या था? करेक्ट। तो जहां वन लिखे काटो। अब बची सेकंड स्टेटमेंट, प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। देखो दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसने इसे ढंग से पढ़ा होगा ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एक दूसरे का। तो स्टेटमेंट टू हमारी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछिए लार्जेस्ट कमेटी। देखो इस क्वेश्चन पे अगर एक एक कमेटी पे हम फोकस करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खाएगा ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम खाएगा, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं सारे भाई। कमेटी ऑन पब्लिक अमाउंट एस्टिमेट्स अंडरटेकिंग एंड पिटीशंस, कमेटी ऑन पिटीशंस, इन सारी चीजों पे आप डिटेल में अगर आपको फोकस करना है तो आप अलग से फोकस करना है इस पर। लेकिन टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो लार्जेस्ट कमेटी है वो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर इसकी स्ट्रेंथ 25 थी, बट एट प्रेजेंट हम इसकी बात करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ है 30, ठीक है। जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी है वो 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, और जो पहली एस्टिमेट कमेटी थी वो 1950 में बनने लगी थी। किसके कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे? जॉन मथाई। अब इसको को लोग मिठाई पढ़ने लग जाते हैं, ये कुछ भी पढ़ लो, नाम याद रहना चाहिए। MATHAI, मिठाई बोल लो या मथाई बोल लो, कुछ भी बोल लो। 1950 में जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुई थी। 1920 में सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी थी ये, फर्स्ट स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, राइट। अर्लियर इसकी स्ट्रेंथ 25 थी, अब इसकी स्ट्रेंथ 30 है। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखने वाली है कि जो एस्टिमेट कम होती है इसमें राज्यसभा के लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसमें सारे मेंबर्स कहाँ के होंगे? लोकसभा के, बस। जो एस्टिमेट कमेटी है इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी। चलिए इतना याद हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो थोड़ा सा बस उसको आंसर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे। चलिए पहला, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि भाई गवर्नमेंट को रिजाइन करने के लिए मोशन पास करो। हम नहीं चाहते कि भाई ये पर्टिकुलर XYZ पार्टी यहाँ पे रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, हमें तो पता है कि ये मेजोरिटी में नहीं है। SSC के लिए ये जो जितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, कैसे क्या रेजिग्नेशन हुआ, ये सारी चीजें याद करनी बहुत जरूरी है। लेकिन यूपीएससी के परस्पेक्टिव से भी है, लेकिन इन डेप्थ में आप सिर्फ मेजर से याद रखो, क्योंकि बिकॉज आपको जर्नलिस्ट बनना है, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ऐसे टर्म्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल ही नहीं सकते, मिलते ही नहीं है। कहाँ पे मेंशन्ड है फिर? रूल नंबर 198 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, इसके अंदर मेंशन्ड है ये नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रोविजन, राइट। अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। एग्जैक्टली राइट भाई, सिर्फ लोकसभा में ही मोशन पास करा जाता है, राज्यसभा की बात नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 करेक्ट ही पूछा था मुझसे। अब कुछ कहेंगे कि भाई सर आपने भैया आपने तो ये देखा ही नहीं कि करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा है। अरे नहीं पूछा, अगर इनकरेक्ट भी बोल दिया होता तो आप लोगों ने तो देखा ही था, फिर आ जाता नहीं इधर 1 एंड 2। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। काफी बार ना ये बच्चों को फंसाता है, ये बच्चों को कहाँ पे भाई मैं और आप हो, हम दोनों कोई भी सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, तो वो इनमें कहाँ देखो, इनमें सबसे पहली बात तो ऑप्शन लीड होते हैं, और अब तो वैसे भी ऑप्शन ऐसे आते हैं ओनली वन, ओनली टू, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वैसे बच्चा कंफ्यूज होता है, पहले तो एलिमिनेशन लगा भी लेता था, अब तो वो भी नहीं लगता। तो करे तो क्या करे? देखो इसका तरीका क्या है कि पहला देखो उल्टा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट हमारी बहुत इजी है, और
हमेशा इजी से करो। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन। गवर्नर ऑफ स्टेट, मैंने तो सुना है जो ये जो खुद स्टेट काउंसिल होती है, जो काउंसिल जो ये काउंसिल होती है ये खुद ब खुद जो है चेयरमैन को इलेक्ट करती है। मैंने तो यही सुना था, तो ये गवर्नर वाला पॉइंट तो गलत हो गया। अब उसने करेक्ट पूछा तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ना टू ऑप्शन हो सकता। अब बची 50-50 की लाइफलाइन, यूज कर लेते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाती है। भाई ये तो पढ़ते सारी गलत हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की, चलो आप मिनिमम स्ट्रेंथ बताओ मुझे। मिनिमम स्ट्रेंथ आप लोग बताओगे, मैक्सिमम मैं बताऊं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी हो सकती है वो 1/3 हो सकती है ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ है उसकी 1/3 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। मिनिमम स्ट्रेंथ आप बताओगे, एक्सेप्शन सर जाए। ठीक है, चलो जब तक आप लोग बताते हो मैं भी बता देता हूँ। जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 40, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। अब ये मत कहना कि तो आपको दिख जाता है कि भाई 40 से ज्यादा हो गया या फिर 40 से कम है, तो ये मत कहना कि आपने तो ये बताया था मिनिमम ये, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं हर जगह। राइट, मोस्टली आपको यही देखने के लिए आ जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर हमें घुमाएगा। उसने कहा विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो जी कंसीडर कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जैसा तो कुछ भी नहीं सुना मैंने। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सुना था, DEAG से कहते हैं। तो स्टेटमेंट वन हमारी गलत है। अब जहां वन लिखे मैं तो वो काटूंगा। मेरे पास बची है 50-50 की लाइफलाइन। ठीक है, तो जी 50-50 की लाइफलाइन आ गई। चलो सेकंड स्टेटमेंट, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली ट्रू। CFI से पैसा ऐसे ही नहीं निकाल सके बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टेटमेंट 3, ऑल disbursements मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, देखो मेंशन देखो, पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अरे भाई तुम पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाल ले तो उसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गलत। हमारी स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सही थी यहाँ पे, टू ओनली, ये भी गलत। अब बची 100% की लाइफलाइन, टू ओनली आंसर है तो मतलब है। मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by। देखो ये आर्टिकल 249 में हमारे मेंशन है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने डिक्लेयर करा कि नेशनल इंटरेस्ट के वजह से पार्लियामेंट को लॉ बनाने पड़ेंगे स्टेट लिस्ट से या फिर गुड एंड सर्विसेज मैटर से। तो ये पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास। और इसका प्रोविजन कैसा होगा, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये पास होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। अब ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा गलत, लोकसभा गलत, राज्यसभा चलो सही है, सिंपल मेजोरिटी गलत, राज्यसभा नॉट लेस देन 2/3, 2/3 बिल्कुल सही ऑप्शन। देखो आप लोगों ने एक चीज शायद यहाँ पे नोट नहीं करी होगी, यहाँ पे ये लोग कैसे खेले, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, वर्ड्स को रिफ्रेज कर दिया बस, और कुछ नहीं। रिफ्रेजिंग करिए यहाँ पे, इसके अलावा तीसरी चीज करी नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी हमारा आंसर तो यही रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10 10। अच्छा आप लोगों ने अब तक कमेंट करके ये बताया कि भाई ये लोकसभा और राज्यसभा का ये जो नाम है ये कब अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, कमेंट करो इसे, हमसे कहो तो सही भाई तुम लोगों ने कितना पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसने पढ़ा है ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला, किसने पढ़ दिया। हाँ 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 हाँ,
देखो ये क्वेश्चन ना काफी बड़ा है, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे डिटेल में लेके चलेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हर पॉइंट को करेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोगों को सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन से लेके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट में करने की कोशिश करेंगे, लाइक 20। हाँ, तो हम सारे एमसीक्यू जो कि 2022-23 तक होंगे, 23 तक ही है इसमें लगभग सीखने, तो 23 तक जितने भी आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, हम सारे आर्टिकल्स को कवर करने मतलब सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारी सिर्फ प्रैक्टिस सेट रह जाएगा, सेशन ऑलरेडी स्ट्रेच आउट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि हमारा मेन मोटिव क्या है और हम क्या वर्क कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका फोकस रिवीजन पे ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फॉर द फाउंडेशन कोर्स, फॉर द रेगुलर कोर्स, आप ब्रेनी पीडीएफ स्किल्स में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे सारे सब्जेक्ट्स का कवरेज दिया है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।